जनरल चौधरी ने कहा, महाराज ये नाम इतना मशहूर हो चुका था कि इसे बदलना मेरे बस की बात न थी, और सच्ची बात यह है कि मैं उसे एक मजाक समझता था। चौन ने कहा, लेकिन मैंने आपको दूसरी बार टेलीफोन पर यह बात समझाई थी कि मजाक नहीं करना। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज अगर मैं जनरल की बजाय पेंटर भी होता तो भी मेरे लिए आपके हुक्म की तामील मुमकिन न थी। आपका दूसरा हुक्म आने तक हमारी फर्स्ट आर्म डिवीजन मैदान में आ चुकी थी और दुश्मन चंग टैंकों पर कब्जा भी कर चुका था। ताहम मैंने अपने अफसरों को खुफिया तौर पर यह हिदायत कर दी थी कि वो काले हाथी के निशान की बजाय सफ़ेद हाथी का नाम इस्तेमाल किया करें, लेकिन काले हाथी का नाम सिपाहियों की ज़ुबान पर बुरी तरह चढ़ा हुआ है और आपको मालूम है कि हाथी आमतौर पर काले ही होते हैं। चौन ने कहा, जनरल साहब भगवान के लिए गोरे और काले की बहस न कीजिए, मैं हाथी के नाम से नफरत करता हूँ। इंदिरा गांधी ने कहा, जनरल साहब चौन जी टैंकों के लिए हाथी के नाम को बुरा शगुन समझते हैं और इसकी वजह यह है कि राजा पुरस। चौन ने चिल्लाकर कहा, श्रीमती जी आप खामोश रहें वरना मैं पागल हो जाऊंगा। सूरन सिंह ने कहा, भगवान के लिए ऐसी बातें न कीजिए, अगर इस नाजुक मौका पर भारत का कोई वजीर पागल हो गया तो बाहर के मुल्क यही ख्याल करेंगे कि इसका बायस भारत के जंगी नुकसानात हैं। इस वक्त हम टैंकों के नाम तजवीज़ करने के लिए नहीं बल्कि जंग के हालात पर गौर करने के लिए जमा हुए हैं। चौन ने कहा, सरदार जी आपको भी डिफेंस के मामलात में टांग नहीं फंसानी चाहिए, आपका ताल्लुक सिर्फ विदेशी मामलात से है। सूरन सिंह ने कहा, लेकिन इस जंग के बायस सारी दुनिया में भारत के खिलाफ जो शोर उठ रहा है इससे कान बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान पर हमला करते वक्त मुझे ये तसल्ली दी गई थी कि हमले से चंद घंटे बाद जब हम ये ऐलान करेंगे कि लाहौर और सियालकोट फतह हो चुके हैं तो दुनिया पर भारत की ताकत का रौब बैठ जाएगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिनों में पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के बाद हम अमन के हक में तकरीरें शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान के हक में किसी को आवाज़ उठाने का मौका तक नहीं मिलेगा। विदेशी प्रेस हमारे मीठे बोल सुनकर हमारी तोपों और हवाई जहाज़ों की गोलाबारी के किस्से भूल जाएंगे। मैंने प्रेस के लिए 12 घंटे की मेहनत से पहला बयान तैयार किया था और मुझे यकीन था कि पाकिस्तान की तबाही की सारी जिम्मेदारी इन लोगों पर डाल सकूंगा जिन्होंने भारत जैसे ताकतवर मुल्क के साथ उलझने की गलती की थी। लेकिन जंग के गैर मुतवक्के हालात ने मुझे अपना बयान रद्दी की टोकरी में डालने पर मजबूर कर दिया है। फिर मैंने दूसरा, तीसरा और चौथा बयान लिखा, लेकिन इसका भी हशर वही हुआ। अब हालात ये है कि हम जारहियत का इल्ज़ाम भी अपने सर ले चुके हैं और हमारी फौजें भी इसी जगह हैं जहां जंग से चंद घंटे पहले थीं, जबकि बाज़ महाजों पर दुश्मन आगे बढ़ रहा है और हम पीछे भाग रहे हैं और दुनिया का प्रेस हमारा मजाक उड़ा रहा है। इंडोनेशिया में हमारे सफारत खाने की दुर्गत बन रही है और चीन सिक्किम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। शास्त्री ने कहा, सरदार जी आपने कोई नई बात नहीं की। सूरन सिंह ने कहा, महाराज नई बातें सिर्फ हमारे रक्षा मंत्री या उनके जर्नैल कर सकते हैं। मेरी तो ये हालत है कि अगर मैं पाकिस्तान रेडियो न सुनता तो मुझे ये भी मालूम ना होता कि पाकिस्तान की नेवी ने द्वारका जैसा अहम बहरी बेड़ा तबाह कर दिया है। चौन ने कहा, और आपने पाकिस्तान रेडियो क्यों सुना था? सूरन सिंह ने कहा, आपका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान रेडियो न सुनता तो द्वारका के नुकसानात कम हो जाते? नंदा ने कहा, सरदार जी चौन जी का मतलब ये है कि आपको पाकिस्तान रेडियो सुनने की बजाय भारत के सरकारी ऐलान का इंतजार करना चाहिए था। सूरन सिंह ने कहा, महाराज मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं भारत का वजीर खारजा हूँ और मेरे लिए कम अज़ कम इन ममालिक को एतमाद में लेना ज़रूरी है जो हमें बरसों से असला और रुपया मुहैया कर रहे हैं। चौन जी का दिल रखने के लिए मैं उन्हें ये तो कह सकता हूँ कि खेमकरन पर अभी तक भारत का कब्जा है, लेकिन द्वारका एक बहरी अड्डा है और बहरी अड्डे पर पाकिस्तान के हमले की खबर छपवाना मेरे बस की बात नहीं। हम गैर मुल्की अखबार नवीसों को खेमकरन के करीब फटकने से रोक सकते हैं, लेकिन द्वारका जैसी जगह को इनकी निगाहों से पोशीदा नहीं रख सकते। चौन ने कहा, हमने द्वारका की तबाही की खबर इसलिए दबा ली थी कि इससे अवाम के मोराल पर बुरा असर पड़ेगा। सूरन सिंह ने कहा, लेकिन चौन जी मैं अवाम नहीं हूँ, मैं भारत का वजीर खारजा हूँ। प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी कमरे में दाखिल होता है। सेक्रेटरी ने कहा, जनाब सेठ धनीराम और मूलचंद कांग्रेस के चंद और लीडर वजीर आजम से मुलाकात पर मुसर हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि इस वक्त एक अहम मीटिंग हो रही है और राष्ट्रपति जी महाराज भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसी वक्त मिलना चाहते हैं। चौन ने कहा, इन बदमाशों ने खेमकरन के मुतालिक पाकिस्तान रेडियो सुन लिया होगा। राधा कृष्ण ने कहा, खेमकरन की बात पुरानी हो चुकी है, उन्होंने कोई नई बात सुन ली होगी और मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप इन लोगों के साथ बिगाड़ने की कोशिश न करें। हम उन्हें तसल्ली देने के लिए चंद मिनट के लिए मीटिंग मुलतवी कर सकते हैं। सेक्रेटरी ने कहा, इन्हें अंदर बुला लो। सेक्रेटरी बाहर निकल जाता है। कुछ वक्फे के बाद सेठ धनीराम, मूलचंद और 8 सेठ हाँपते हुए कमरे में दाखिल होते हैं। धनीराम ने कहा, राष्ट्रपति जी महाराज ये क्या हो रहा है? क्या हम टैक्स नहीं देते? क्या हमने चंदा नहीं दिया? क्या हमने लाहौर की फतह का ऐलान सुनकर लड्डू तकसीम नहीं किए? आखिर हमारे साथ ये मजाक क्यों हो रहा है?
मैं कसूर देखने के लिए रवाना हो गया था और मैंने अपने दोस्तों से कसूर की मेथी लाने का वादा किया था, लेकिन अमृतसर पहुंचकर मालूम हुआ कि खेमकरन भी दुश्मन के कब्जे में जा चुका है। अब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। सेठ मोलचंद जी अनारकली या माल रोड पर कोई दुकान पसंद करने के लिए गए थे और ये तो भगवान की कृपा है कि उन्हें अमृतसर से आगे निकलने से फौज ने रोक दिया था, वरना हमारे टैंकों की तरह इनका भी बोलोराम हो गया होता। हमारे दूसरे साथी जो बाद में रवाना हुए थे अंबाला के हवाई अड्डे की तबाही देखकर वापस आ गए हैं। सेठ चरणदास पठानकोट और जम्मू के रास्ते सियालकोट की यात्रा के लिए रवाना हुआ था। उसने पठानकोट के हवाई अड्डे की तबाही अपनी आंखों से देखी है और वो अस्पताल में पड़ा हुआ है और अपने डॉक्टरों और नर्सों को भी जेट हवाई जहाज समझकर चीखें मारता है। सेठ गंगाराम के बड़े भाई सेठ राम स्वरूप ने जामनगर के हवाई अड्डे पर दुश्मन का हमला देखा था। अब वो घर से बाहर नहीं निकलता और सड़क पर स्कूटर की आवाज़ सुनकर भी दुहाई देने लगता है कि दुश्मन के हवाई जहाज दिल्ली पहुंच गए हैं। महाराज, हम टैक्स देते हैं और ये पूछने का हक रखते हैं कि इस जंग में रोज़ाना करोड़ों रुपए के हवाई जहाज और तोपे टैंक ज़ाया करके भारत को क्या फ़ायदा पहुंचा है। चौन ने कहा, सेठ जी ये बात शायद आपको याद नहीं रही कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जंग के हक में कांग्रेस के बाकी तमाम लीडरों से ज़्यादा जोशीली तकरीरें किया करते थे। धनी राम ने कहा, महाराज मैंने इस वक्त जंग के हक में तकरीरें शुरू की थी जब आप और आपके सेनापति और आपके प्रधानमंत्री ने हमें ये यकीन दिलाया था कि भारत की अफवाज चंद घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान को तबाह कर देंगी, लेकिन अब हम तो खुद तबाही का सामना कर रहे हैं। शास्त्री ने कहा, सेठ जी अब आप हमारा रहा सहा मोराल ख़राब करने के लिए यहाँ आए हैं या कोई काम की बात करना चाहते हैं। धनी राम ने कहा, महाराज हम सिर्फ ये पूछने के लिए आए हैं कि ये जंग खत्म कैसे होगी। अगर ओथान जी महाराज इस जंग को खत्म करा सकते हैं तो फिर आप क्या सोच रहे हैं। सूरन सिंह ने कहा, इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं। हम जब चाहें ये जंग ख़त्म कर सकते हैं। आपने राष्ट्रपति महाराज की ये तकरीर नहीं सुनी जब हमने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान भी नहीं किया था। मोलचंद ने कहा, महाराज यही तो हम पूछ रहे हैं कि आप कब तक जंग ख़त्म करना पसंद फरमाएंगे, और अगर पाकिस्तान ने जंग बंद करना पसंद न किया तो हमारे लिए मजीद तबाही से बचने के लिए कौन सा रास्ता है। राधा कृष्ण ने कहा, सेठ जी आप फिक्र न करें, हमारे मगरिबी दोस्त हमारी हालत से बेखबर नहीं। अब वो जंग बंद कराने के मुतालिक हमसे ज़्यादा फिक्रमंद हैं। सूरन सिंह ने कहा, और हम जब चाहें ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि वो मुदाखलत पर मजबूर हो जाएंगे। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम चीन के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दें। धनी राम ने कहा, फिर क्या होगा महाराज। सूरन सिंह ने कहा, फिर ये होगा कि हमारे मगरिबी दोस्त हमें पूरी मदद देंगे। वो हमें इतना असला देंगे कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। धनी राम ने कहा, वो हमें सिर्फ असला ही देंगे महाराज। चौन ने कहा, तुम और क्या चाहते हो। धनी राम ने कहा, महाराज वो हमें असले के साथ आदमी नहीं देंगे। चौन ने कहा, कैसे आदमी। धनी राम ने कहा, लड़ने वाले आदमी महाराज। जनरल चौधरी ने कहा, मैं अपने सिपाहियों की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्जुन सिंह ने कहा, मैं भी अपने हवाबाजों की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोलचंद ने कहा, महाराज सेठ धनी राम का मतलब ये है कि विदेशी हथियारों की हिफाजत के लिए विदेशी सिपाहियों का होना भी ज़रूरी है। अगर हमारे सिपाहियों को यह इत्मीनान हो कि उनका कीमती सामान दुश्मन के कब्जे में नहीं चला जाएगा तो शायद ज़्यादा बहादुरी के साथ लड़ सकें। आपको मालूम है कि एक जेट हवाई जहाज़ की कीमत करीबन 1 करोड़ रुपया और एक टैंक। चौन ने कहा, भगवान के लिए ये बकवास बंद करो, मैं इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता। कृष्णमाचारी ने कहा, चौन जी सेठ मोलचंद हमारे दुश्मन नहीं, उन्हें भारत के नुकसानात ने परेशान कर दिया है। राधा कृष्ण ने कहा, सेठ जी चौन जी आपसे ज़्यादा कम परेशान नहीं है, उन्हें 24 घंटे का काम करना पड़ता है। अगर आप उनकी जगह होते तो शायद आप भी गुस्से में आ जाते। मोलचंद ने कहा, लेकिन महाराज आप चौन जी का गुस्सा कम करने की कोशिश कीजिए, वरना चंद दिन तक हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। शास्त्री ने कहा, सेठ जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चंद दिन के अंदर अंदर जंग बंद हो जाएगी और आप फिर दोस्तों की तरह बातें कर सकेंगे। मोलचंद ने कहा, अगर भारत को पाकिस्तान की तरफ से किसी ज़बरदस्त हमले का खतरा न हो तो मैं जंग बंदी पर इसरार नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ ये इत्मीनान चाहता हूँ कि जब हमारी हालत ज़्यादा पतली होने लगे तो जंग बंद की जाए, यानी पाकिस्तान की फ़ौजें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। अगर सिर्फ सरहदों की आसपास गोलाबारी होती रहे तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। नंदा ने कहा, सेठ जी आपको इसलिए चिंता नहीं होगी कि आप हर हफ्ते ब्लैक मार्केट के नरख दुगने करते जाएंगे, लेकिन जंग की इब्तदा हमारी तरफ से हुई है और अब उसे किसी इलाके में महदूद रखना हमारे बस की बात नहीं है। हमने अपनी पसंद के महाज पर हमला किया था और पाकिस्तान भी अपनी पसंद के महाज पर जवाबी हमले करेगा। हम आपको ब्लैक मार्केट से नहीं रोक सकते, लेकिन टैक्सों के मुतालिक शायद आपको भी ज़्यादा हौसले से काम लेना पड़ेगा। धनी राम ने कहा, भगवान के लिए जंग बंद करवा दीजिए महाराज। कुछ वक्फे के बाद टेलीफोन की घंटी बजती है।
सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो। हाँ वो यही हैं, लेकिन इस वक्त बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा मैं पूछता हूँ। रिसीवर नीचे करते हुए श्री नंदा से मुखातिब होते हुए कहा, महाराज होम सेक्रेटरी आपसे बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मामला बहुत नाजुक है। नंदा टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाता है। सेक्रेटरी टेलीफोन उठाकर इसके सामने रख देता है और रिसीवर इसके हाथ में थमा देता है। नंदा ने रिसीवर पर कहा, हेलो क्या 5 लाख आदमी दिल्ली का रुख कर रहे हैं। रिसीवर मेज पर रख देता है और बड़ी बड़ी आंखों से अपने साथियों की तरफ देखना शुरू कर देता है। शास्त्री ने कहा, क्या बात है नंदा जी। इंदिरा गांधी ने कहा, नंदा जी खैरियत तो है ना। नंदा ने डूबती हुई आवाज में कहा, अगर मैं सपना नहीं देख रहा तो इस वक्त 5 लाख इंसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चीन ने पूरी ताकत से भारत पर हमला कर दिया है। जनरल चौधरी ने सेनापति से कहा, महाराज अब वक्त ज़ाया न करें। जनरल चौधरी ने कहा, अगर 5 लाख चीनी दिल्ली का रुख कर रहे हैं तो मुझसे ज़्यादा भारत के वजीर खारजा को अपने वक्त की कीमत महसूस करनी चाहिए। धनी राम ने सूरन सिंह से कहा, महाराज अब सोचने का वक्त नहीं, आप जो कुछ कर सकते हैं जल्दी कीजिए। सूरन सिंह ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ। मूलचंद ने कहा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं महाराज। अभी आपने कहा था कि हम जब चाहें चीन के साथ छेड़छाड़ करके मगरबी ताकतों को वहां बुला सकते हैं। अब हमें छेड़छाड़ की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। चीन ने हमारी मुश्किल आसान कर दी है। चौन ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि चीन के 5 लाख सिपाही भारत की सरहद अबूर कर चुके हों और हमें खबर तक न हो। उसने जनरल चौधरी से कहा, आपके सिपाही सरहद पर क्या कर रहे हैं। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज अगर यह खबर दुरुस्त है तो अब हमारा कोई सिपाही सरहद पर नहीं होगा। वो चीनियों के आगे आगे पूरी रफ्तार से भाग रहे होंगे। कृष्णमाचारी ने कहा, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि हमारे सेनापति से पहले होम सेक्रेटरी को यही इतला कैसे मिल जाती है। धनी राम ने कहा, इन्हें यह खबर सबसे तेज भागने वाले सिपाही नहीं दी होगी महाराज। इंदिरा गांधी ने कहा, लेकिन इस सिपाही को होम सेक्रेटरी के घर का रुख करने की बजाय फौज के हेडक्वार्टर पहुंचना चाहिए था। नंदा जी ने कहा, आप अच्छी तरह पूछ लीजिए कि यह मामला क्या है। नंदा कांपते हुए हाथों से दोबारा फोन उठाता है। नंदा ने कहा, हेलो मैं नंदा बोल रहा हूँ। मैंने टेलीफोन बंद नहीं किया था, मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया था। नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें यह खबर किसने दी थी। मशीक पंजाब के गवर्नर ने। लेकिन मशीक पंजाब का चीन के साथ क्या ताल्लुक है। बेवकूफ़, मेरा मतलब यह है कि चीन के 5 लाख आदमी किस रास्ते मशीक पंजाब पहुँच गए हैं। क्या कहा? वो चीन से नहीं आए तो फिर कहाँ से आए हैं? तुम्हारा मतलब है कि वो चीनी नहीं है। वही मैं सुन रहा हूँ, मुझे पूरी बात समझाओ, आराम से बात करते हैं। कृष्णमाचारी ने कहा, अगर मशीक पंजाब के गवर्नर ने इतला दी थी तो ये बात एक मामूली अकल के दिमाग में भी आ सकती है कि वो पाकिस्तान से आए होंगे। जनरल चौधरी ने कहा अर्जुन सिंह से, सरदार जी मेरा दिमाग काम नहीं करता, और 200-400 की बात होती तो ये मुमकिन था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान ने 5 लाख सिपाही पैराशूटों के जरिए हमारे मोर्चों के पीछे उतारने शुरू कर दिए हों। अर्जुन सिंह ने कहा, यह मेरी बात समझ में नहीं आ रही। धनी राम ने कहा, यह बात आपकी समझ में इस वक्त आएगी जब वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। मूलचंद ने कहा, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, भगवान के लिए दिल्ली को बचाइए। इस वक्त पहले ऑल इंडिया रेडियो पर अमन और शांति के हक में तकरीरें कीजिए। दुनिया को ये बताइए कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हम इसकी हर शिकायत दूर करने के लिए तैयार हैं। हिंदी और चीनी आपस में भाई भाई हैं, यानी चीन बड़ा भाई है और भारत छोटा भाई, और छोटा भाई बड़े भाई के चरणों में गिरने के लिए तैयार है। इस जंग की सारी जिम्मेदारी मगरिब ममालिक के सर थोप दीजिए, उन्हें जी भरकर गालियां दीजिए। मलेशिया के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दीजिए। इंडोनेशिया के सदर को तार दीजिए कि हम अपने हमसायों के साथ झगड़ा निपटाने के लिए उनकी सालसी कबूल करते हैं, और शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दीजिए। और मास्टर तारा सिंह को ये पैगाम भेजिए कि हम सिर्फ मशीक पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पंजाबी ज़ुबान राइज करने के लिए तैयार हैं। नागालैंड की आज़ादी का ऐलान कर दीजिए, और अगर कश्मीर में हमारी फ़ौज का कोई हिस्सा बच गया है तो उन्हें हुक्म दीजिए कि वो अपना गोला बारूद और वर्दियाँ फेंक कर वापस आ जाएं। शास्त्री जी जल्दी कीजिए, वरना वो दिल्ली पहुँचते ही भारत को चीन का टूट अंग बना देंगे और आप कश्मीर के शेख अब्दुल्ला की तरह मुंह देखते रह जाएंगे। महाराज, हम ये देख चुके हैं कि जब एक ताकतवर मुल्क किसी कमज़ोर हमसाये की आज़ादी पर डाका डालने के बाद ये ऐलान कर देता है कि ये मेरा अटूट अंग है, तो यूएनओ के चौधरी मुदाखलत की ज़रूरत महसूस नहीं करते। प्रधानमंत्री ने कहा, अब अपनी समझ से काम लीजिए, आपके सेनापति की अकल काम नहीं करेगी। नंदा ने कहा, जो अभी रिसीवर से काम लगाए हुए था, गुस्से की हालत में मूलचंद की तरफ देखते हुए, भगवान के लिए खामोश रहो और मुझे बात करने दो। नहीं, तुम नहीं, मैं किसी और से बात कर रहा था। हमने ये समझा कि 5 लाख चीनियों ने भारत पर हमला कर दिया है।
अच्छा, अब मशीकी पंजाब के गवर्नर से कहो कि उन्हें किसी हालत भी अम्बाला से आगे न बढ़ने दें। अगर वो हुक्म अदूली करें तो उन पर लाठी चार्ज करो। मुझे यकीन है कि जिन सिंह और सेवक सिंह के रजाकार इस काम में पुलिस का साथ देंगे। क्या कहा? वो सबसे आगे हैं। कोई बात नहीं, उन्हें हंगामा करने दो, लेकिन कैंप से बाहर निकलने की इजाज़त न दो। रिसीवर रख देता है। सूरन सिंह ने कहा, नंदा जी आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मशीकी पंजाब की पुलिस 5 लाख पाकिस्तानियों को कैसे रोक सकती है, और वो भी लाठियों से। नंदा ने कहकहा लगाया। शास्त्री ने सेक्रेटरी से कहा, तुम क्या देख रहे हो, डॉक्टर को बुलाओ। सेक्रेटरी आगे बढ़कर टेलीफोन का चोंगा उठाता है, लेकिन नंदा इसका हाथ पकड़ लेता है। नंदा ने शास्त्री से कहा, डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंदिरा गांधी ने कहा, नंदा जी आप ठीक नहीं हैं, आप रो नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। नंदा ने कहा, ये खुशी के आंसू हैं देवी जी, वो 5 लाख चीनी या पाकिस्तानी नहीं, हमारे अपने आदमी हैं। सूरन सिंह ने कहा, इसका मतलब ये है कि कश्मीर और मशरक़ी जानिब से हमारी फौज के अलावा सिविलियन आबादी के काफिले भी दिल्ली का रुख कर रहे हैं, लेकिन इसमें खुशी की कौन सी बात है? उन्हें भगाने वाले यकीनन इनके पीछे आ रहे होंगे। नंदा ने कहा, उनके पीछे कोई नहीं सरदार जी, वो सब सिविलियन हैं और हमारी तरह इनके सर पर भी पाकिस्तान के खौफ का भूत सवार है। इन लोगों का एक काफिला जम्मू से रवाना हुआ था, दूसरा पठानकोट से इनके साथ शामिल हो गया, फिर गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर और जलंधर से और काफिले इनके साथ शामिल हो गए हैं। अब वो अम्बाला से कोई 30 मील दूर है और इनकी तादाद 5 लाख से ऊपर हो चुकी है। मशीकी पंजाब के गवर्नर ने दिल्ली के कमिश्नर को इतला दी है, इस काफिले के पीछे एक और काफिला रवाना हो चुका है, और जब यह काफिला अम्बाला पहुंचेगा तो इसकी तादाद शायद पहले काफिले से 3 गुना ज्यादा होगी। मैंने हुक्म दे दिया है कि इन लोगों को अम्बाला से दिल्ली का रुख करने की इजाज़त न दी जाए। चौन ने कहा, मेरा ख्याल है कि उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठियां इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हमारे जनसंगी और सेवा संगी बहादुर उन्हें समझा कर वापस भेज देंगे। नंदा ने कहा, चौन जी मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन होम सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि ये बहादुर भागने वालों में सबसे आगे हैं, और सिर्फ आगे ही नहीं बल्कि स्यापा भी कर रहे हैं। शास्त्री ने कहा, वो किसका स्यापा कर रहे हैं? नंदा ने कहा, मुझे मालूम नहीं, आप मशीकी पंजाब के गवर्नर को टेलीफोन करके पूछ सकते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, नहीं, मशीकी पंजाब के गवर्नर इस वक्त उन्हें रोकने में मसरूफ होंगे, आप इन्हें परेशान न कीजिए। मैं इस बात का जिम्मा लेती हूँ कि किसी वक्त आपको स्यापे का टेप रिकॉर्ड सुना दिया जाएगा। शास्त्री ने कहा, हमें आपका टेप रिकॉर्ड सुनने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, मुझे यकीन है कि कल तक दिल्ली में भी हमारा स्यापा शुरू हो जाएगा। नंदा ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, मुझे यकीन है कि मशीकी पंजाब की पुलिस उन्हें अम्बाला से आगे नहीं बढ़ने देगी। मज़ीद अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।